दुनिया में जापान ही एक ऐसा देश है जहाँ के लोग सबसे ज्यादा जीते हैं। उनकी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85 इयर्स है और इंडिया पता कहाँ अटका हुआ है 70-71 के अराउंड। यानी ये जो 14-15 साल का गैप है जापान और इंडिया के बीच में, ये है क्यों? आखिर हम ऐसा क्या काम नहीं कर रहे जिससे हम इतने ज्यादा नहीं जी पा रहे हैं? तो देखो भाई, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको बहुत सारी इंसाइट्स मिलेगी इंडिया के बारे में, जापान के बारे में। वीडियो को शुरू करते हैं। सेक्शन 1, जापान सीक्रेट ऑफ लॉन्जेविटी। तो पहली चीज जो मुझे जापान की सबसे ज्यादा खास लगती है वो है भाई वहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम। बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक चीज जाने के आपको बहुत हैरानी होगी, एक इंडिया जहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस होना एक बहुत ही लग्जरी चीज मानी जाती है और बहुत ही कम लोग ही उस चीज को ले पाते हैं, लेकिन जापान के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस होना मैंडेटरी है सभी लोगों के लिए, अदरवाइज पेनल्टी वहाँ पर लगाई जाती है। एंड वहाँ के लोग हेल्थ के रिगार्डिंग काफी ज्यादा अवेयर हैं। बच्चों को अभी से पढ़ाया जाता है हेल्थ के रिगार्डिंग कि भाई क्या चीज खाना सही है, क्या खाना सही नहीं है, कैसे हम हेल्थ को अपना बेटर कर सकते हैं, ये सारी चीजें। एंड इसके साथ साथ यार पीपल आर मोर अवेयर अबाउट रेगुलर हेल्थ चेकअप्स, जो कि यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी होती है। तो वहां पर ना क्या होता है, जब कोई बड़ी बीमारी आने का चांस लगता है तो वो पहले से पकड़ में आ जाती है, उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। इंडिया की तरह नहीं कि जहाँ पर बीमारी आएगी तभी देखेंगे, ऐसा काम नहीं होता है। एंड भाई ऐसे ही नहीं, जापान में 1 लाख से ज्यादा लोग जो कि 100 साल से ज्यादा जी रहे हैं। तो जापान में बेसिकली 2 तरह के हेल्थ इंश्योरेंस आपको देखने को मिलेंगे। पहला होता है एम्प्लॉयज हेल्थ इंश्योरेंस, जहाँ पर क्या होता है, कोई बंदा है जो फुल टाइम जॉब कहीं कर रहा है तो वहाँ पर 50% एम्प्लॉय पे करेगा फॉर द हेल्थ इंश्योरेंस एंड 50% एम्प्लॉयर पे करेगा। तो अब कितना प्रीमियम पे करना है ये भाई डिपेंड करता है बंदे की सैलरी के ऊपर। कम सैलरी तो कम पे होगा प्रीमियम जो भी है, ज्यादा सैलरी तो ज्यादा पे होगा, विच इज रियली गुड सिस्टम। एंड दूसरे तरह का जो सिस्टम है वो है नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, उसमें क्या होता है कि अगर आप फ्रीलांसर हो, स्टूडेंट हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर अनएम्प्लॉयड हो, तो आपका जो भी हेल्थ इंश्योरेंस है वो कैसे होता है, आप पास के कोई म्युनिसिपल ऑफिस में जाते हो, वहां अपना जो भी प्रीमियम है वो पूरा पे करते हो और वहां प्रीमियम डिसाइड कैसे होता है, वो डिसाइड होता है आपकी प्रीवियस ईयर की इनकम के ऊपर, वो कितनी है, साथ ही नंबर ऑफ डिपेंडेंट देखे जाते हैं। और ये जो चार्जेस है ना वो सिटी बाई सिटी वेरी भी करते हैं। अगर कोई रूरल काइंड ऑफ एरिया है जहाँ पर लो इनकम वाले लोग रहते हैं तो वहाँ कम होगा, और अर्बन एरियाज में जो काफी अच्छी सिटीज है वहाँ ज्यादा रहेगा। एंड आपने एक चीज नोटिस करी जो सबसे अच्छी बात मेरे को लगी, कि यहाँ पे जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो सैलरी या आपकी इनकम देके डिसाइड होता है। ऐसा नहीं कि जो पैसे वाला है वो भी सेम अमाउंट ऑफ प्रीमियम दे रहा है और जो गरीब है वो भी सेम अमाउंट ऑफ प्रीमियम दे रहा है। इसे बोलते हैं बैलेंस, जो इंडिया में नहीं है। और हाँ, अगर आपकी इनकम ही नहीं है तो आपका बहुत ही कम प्रीमियम लगेगा या तो लगेगा ही नहीं, बट भाई हेल्थ इंश्योरेंस आपका तब भी चलेगा। दूसरी चीज विच इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड द लॉन्जेविटी ऑफ जापान यार, वो है वहाँ का फूड। तो इंडिया की तो बहुत हालत खराब है फूड के बारे में, वो हम बात करेंगे, लेकिन वहाँ पे पता क्या सिस्टम है, उनकी डाइट यार बहुत शॉर्टेड रहती है, बहुत ही बैलेंस डाइट लेते हैं और हमेशा भूख लगने से कम खाते हैं, पेट भरने के बाद भी जबरदस्ती नहीं खाते वो लोग। एंड वो एक प्रिंसिपल है बहुत अच्छे से काम करते हैं, हरा हाशिबू, यानी ईट अंटिल यू आर 80% फुल। एंड उनकी जो मेजर डाइट है वो राइस, फिशेस, मीशो सूप एंड फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट्स के ऊपर रहती है मोस्टली। एंड ऐसी बात नहीं है वो लोग शुगर नहीं खाते या फिर रिफाइंड ऑयल नहीं खाते, वो बहुत ही कम यूज करते हैं इन चीजों को और बहुत सेलेक्टिवली यूज करते हैं। अब आपको एक फैक्ट बताता हूँ जो कि आपको बहुत ही सरप्राइज कर देगा, कि अगर मान लो कोई लेस की पैकेट है जिसके पीछे इंग्रेडिएंट है, उसमें क्या क्या डला हुआ है, कौन सा ऑयल यूज हुआ है, तो वो इंग्रेडिएंट भी कंट्री वाइज बहुत वेरी करते हैं, क्योंकि काफी सारी ऐसी कंट्री हैं जहां पर ना काफी सारे हजारों फूड केमिकल्स हैं, वो बैन है, वो अलाउ ही नहीं है। लेकिन कंट्रीज लाइक इंडिया जहां कोई कैसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वहां पर ये कंपनीज मस्त शुगर वगैरह जो भी हो सकता है खूब पाम ऑयल वगैरह डाल के देती हैं। एंड ये भी काफी मैटर करता है। एंड वहां पर एक चीज और है, अगर कोई कंपनी क्लेम कर रही है कि भाई मेरा प्रोडक्ट हेल्दी है, तो उसको साइंटिफिक प्रूफ देना पड़ेगा। अनलाइक इंडिया जहां पर बॉर्नवीटा को हेल्दी बना के मस्त 50% चीनी डाल दी जाती है। यार बात करते हैं तीसरी चीज की, जिसके लिए ना जापान बहुत ज्यादा जाना जाता है। गेस करो वो क्या हो सकता है, वो है फिजिकल मूवमेंट। भाई वो लोग बहुत ज्यादा पैदल चलते हैं, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते ही रहते हैं और इस पे एज का कोई मैटर नहीं है, बच्चा हो या बूढ़ा हो। स्कूल, ऑफिस, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सब्जी लेने, मार्केट, सब लोग प्रेफर करते हैं हम पैदल ही जाएं। अगर ज्यादा कुछ होता है तो वो साइकिल वगैरह यूज कर लेते हैं। बहुत ही कम लोग आपको मिलेंगे जो वहाँ पर कार यूज कर रहे हैं। एंड उसका एक रीजन ये भी है कि पहली बात वहाँ कार काफी एक्सपेंसिव लगती है और पार्किंग जो एरिया है ना वो भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है वहाँ पर। एंड जापान की सिटीज भी इस तरीके से डिजाइन की गई है कि यार आदमी को पैदल ही वहाँ पर चल के काम उनका हो जाए। मतलब किसी को ग्रोसरी मार्केट जाना है तो वो इतना दूर नहीं है कि आदमी सोचा यार चलो यार बाइक या फिर गाड़ी लेके चलते हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे उसको सारी चीज अवेलेबल हो जाती है। एंड दैट्स व्हाई आपने देखा होगा जापान के लोगों में ना ओबेसिटी की प्रॉब्लम बहुत रेयर देखने को मिलती है, अनलाइक इंडिया जहाँ हर दूसरे घर में आपको तौंद वाले अंकल आंटी मिल जाते हैं। पांचवी चीज जो मुझे बहुत ही मस्त लगी जापान के बारे में वो है भाई वहाँ का पॉल्यूशन बहुत ही नाम मात्र का है। अगर आपके बगल से कोई गाड़ी भी जा रही होगी ना
तो आपको बस चलने की आवाज आएगी, कोई फालतू में हॉर्निंग कोई नहीं करेगा। मतलब बहुत ही साइलेंट सा कंट्री है यार। जब वो जापान की एक मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है कोफू, जिसका पता AQI कितना है? 61। यस, ये AQI हमारे इंडिया में ड्रीम AQI माना जाता है, क्लीनेस्ट सिटी में ही काउंट होता है। आपको रेफरेंस के लिए बता दूं, दिल्ली का AQI विंटर्स में 250 के पार चला जाता है। जापान की काफी सिटीज में तो AQI 8, 12, 14, 15, 16 ऐसा रहता है। नेक्स्ट चीज भी यार बहुत कमाल की है, जो कि इंडिया में बहुत मिस होती है यार। वहाँ स्ट्रेस फ्री लाइफ लोग जीते हैं, वहाँ पर कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, वहाँ आपको तरह तरह की सेरेमनीज मिलेंगी, है ना। और मतलब वहाँ कल्चर बहुत सही है, लोगों के पास रीजन होता है सुबह जल्दी उठने का, कोई काम करने का। वहाँ ये देख के काम नहीं किया जाता कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, जैसा हम लोग यहाँ करते हैं। उनके पास ना एक सिस्टम है इकिगाई नाम से, जो कि बहुत फेमस है, जापान का सिस्टम है, जिसको फॉलो करते हैं। तो इकिगाई में मेन 4 एलिमेंट हैं, यानी जो चीज से आपको प्यार है, जो चीज आपको पैसा दे सकती है, जिस चीज में आप बहुत अच्छे हो, और जिस चीज को दुनिया की जरूरत है। इन चारों चीजों का जो कॉमन निकल के आता है ना, वही इंसान करता है। दिस इज व्हाट दे कॉल्ड इकिगाई। के ऊपर तो एक पर्टिकुलर किताब भी लिखी हुई है यार, बहुत अच्छी है, टाइम हो तो पढ़ना जरूर। सेक्शन 2, व्हाई इंडिया लैक्स इन लॉन्जेविटी। तो भाई ये सारी चीजें थी जापान के बारे में। अब बात कर लेते हैं इंडिया में क्या चीजें ऐसी हैं जो कि जापान से सीखनी चाहिए और इंडिया में बहुत गंदे तरीके से हो रही है। पहली चीज मैं शुरुआत करना चाहूंगा हेल्थ केयर से, जो बहुत ज्यादा पुअर है भाई। जहाँ पर 400 लोगों पर एक डॉक्टर है जापान के अंदर, वहीं पर 1500-1600 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर रहता है एवरेज इन द इंडिया। और अगर बात करूं रूरल एरिया की, तो दूर दूर तक डॉक्टर्स हॉस्पिटल मिलते ही नहीं। कई बार अगर कोई इनको प्रॉब्लम हो जाती है कोई सीरियस, तो बेचारों को 50, 60, 70 किलोमीटर ट्रेवल करके सिटीज में जाना पड़ता है। एंड अगर सिटीज की बात करूं तो वहाँ हेल्थ केयर तो सही है, लेकिन महंगा बहुत है, जिसको मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर पाते। दूसरी चीज बहुत ओवर क्राउडेड है भाई, क्योंकि बीमारियां इतनी बन रही हैं इंडिया के अंदर कि आपको हर क्लिनिक, हर हॉस्पिटल पे बहुत ओवर क्राउड मिलेगा। एंड मैंने आपको एक चीज पहले ही बता दी कि इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस को लग्जरी प्रोडक्ट माना जाता है, जिस पर 18% टैक्स भी लेती है सरकार। तो यहाँ पर ना ऐसा कोई रूल नहीं है लाइक जापान के मैंडेटरी सभी के लिए। रिच लोग ही हैं जो लेते हैं, क्योंकि ये इसकी भी कॉस्ट आपको साल की 15,000, 18-20,000 के राउंड पड़ती है। तो नहीं ले पाता एक लोअर मिडिल क्लास इन चीज़ों को। एंड ऐसा भी नहीं है भाई कि जापान की तरह सैलरी देख के, आपकी इनकम देख के ये डिसाइड होगा कितना प्रीमियम देना है। यहाँ फिक्स है भाई। एंड आपको एक फैक्ट बताऊं, जापान अपनी GDP का 10% इन्वेस्ट करता है हेल्थ केयर के ऊपर। वहीं इंडिया, जो कि वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, वन ऑफ द पॉल्यूटेड कंट्री है, और मैं बोल सकता हूँ बहुत कंजेस्टेड कंट्री है, वहां पर सिर्फ 3% यूज होता है GDP का ऑन द हेल्थ केयर। दूसरी चीज है भाई अनहेल्दी डाइट। इस चीज के बारे में तो मैं जितना बोलूं उतना मेरे को कम लगेगा। अब भाई हम लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी बन गई है कि हमारा शुरुआत जो सुबह से होती है और रात तक सारी चीजें केमिकल डालने में ही जाती है। अब सुबह हम उठे, चाय पी रहे हैं, और उसमें भी आपको टोस्ट चाहिए, बिस्किट चाहिए, नमकीन चाहिए। अब इन चीजों का बैक एंड प्रोसेस क्या है वो आपको पता होना चाहिए कि उनमें मैदा का कंटेंट कितना है, शुगर का कंटेंट कितना है, उसमें ऑयल कितना गंदा यूज हो रहा है, और पाम ऑयल हो रहा है तो अलग ही बात है भाई। तो ये चीज हमें पता नहीं रहती है भाई। हमें सिंपल सुबह उठ के चाय नाश्ता चाहिए, और बस बीमारी के लिए एक कदम हम बढ़ा के चलते हैं। और भाई हमारे घरों में तो ये पराठे, समोसे और छोले भटूरे, ये सारी चीजें बहुत कॉमन है, जो डीप फ्राइड होती हैं। घर बना रहे हो तब भी एक बार को सही है, अगर मार्केट का खा रहे हो फिर तो क्या ही बोलूं। वो तेल नहीं रहा, तेल रहता है, आपने एक बार फ्राई कर लिया चीजें और बस उससे चीजें ले ली। लेकिन उसी तेल में जब 6, 7, 8, 10, 15, 20, 50 बार चीजें फ्राई होती हैं तो तेल नहीं बचता, वो हाईली टॉक्सिक तेल बन जाता है, जो कि आपके बॉडी में जाके 100% बीमारी बनाएगा। एंड भाई ये चीज आप ट्राई करके देखो। आप जो भी चीज डेली की खा रहे हो ना, मार्केट से कहीं से भी, आप प्लीज एक एक्सपेरिमेंट करके देखो। कोई चीज आपने ली, उसके पीछे पलटो, वहां आपको इंग्रेडिएंट, काफी लेवल्स, हर चीज मिल जाएगी। तो खासकर आपको इंग्रेडिएंट में देखना है, उसमें ये 3 चीजें आपको मिलेगी। या तो मैदा का कंटेंट मिलेगा स्टार्टिंग के 3 प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि जो इंग्रेडिएंट होते हैं ना वो एक डिसेंडिंग ऑर्डर में लगे रहते हैं। पहली जो चीज होगी वो सबसे ज्यादा कंटेंट में रहेगी आपके उस प्रोडक्ट में, दूसरी चीज उससे कम, तीसरी चीज उससे कम। तो मैदा आपको सारे बिस्किट्स में मिल जाएगी, टोस्ट में मिल जाएगी, और हालांकि जो टोस्ट कहते हैं ना हम सूजी वाले रस्क हैं, उनमें भी आपको मैदा ही मिलेगी। सूजी सिर्फ एक फ्लेवर देने के लिए लगा दिया इन्होंने। तो आपको मोस्टली प्रोडक्ट जो आप खाते हो उसमें आपको मैदा मिलने वाली है। शुगर का तो पूछो ही मत, मुझे नहीं लगता कोई एक भी ऐसा प्रोडक्ट होगा जो आप मार्केट से ला रहे हो इसमें शुगर नहीं है। सॉस ले रहे हो, आप कोल्ड ड्रिंक ले रहे हो, आप बिस्किट्स ले रहे हो, आप कुछ भी ले रहे हो यार। मैं तो मार्केट जाता हूँ, मैं जब उसको देखता हूँ तो हर चीज में शुगर मिलती है, और शुगर भी हो तो यार कितनी क्वांटिटी में मिलती है पता है?
कि जब आप देखोगे डेटा निकाल के तो आप बोलो भाई क्या ही हो रहा है। आपको जो हेल्दी ड्रिंक बोल के जो आपको चीजें बेची जा रही हैं, बॉर्नवीटा हो गया, हॉर्लिक्स हो गया और तमाम तरह की चीजें आकर मार्केट में आ गई हैं, उनको देखो, जब पीछे चेक करो उसमें माल्टोडेक्स्ट्रिन है या नहीं, शुगर कितनी है। आजकल तो शुगर को डायरेक्ट शुगर नहीं बोला जाता भाई, ये लोग दिमाग लगाने लग गए हैं कि लोग अवेयर होते जा रहे हैं, तो ये वो शुगर को तरह तरह के नामों से वहाँ लिखते हैं, कॉर्न सिरप और पता नहीं क्या क्या। तो आपको भाई अवेयर होना पड़ेगा। एंड मैं आपको एक चीज पहले भी बता चुका हूँ, एक सेम कंपनी जो प्रोडक्ट इंडिया में भी सेम प्रोडक्ट दे रही है और वही प्रोडक्ट कहीं बाहर की कंट्री में दे रही है, लेकिन दोनों कंट्रीज के जो भी इंग्रेडिएंट हैं वो अलग होंगे। यानी अगर कोई दूसरी कंट्री है जहाँ पर रेगुलेशन है भाई हमारे यहाँ शुगर कंटेंट अलाउ नहीं है इतना ज्यादा, तो वहाँ शुगर कंटेंट कम रखेगी। इंडिया में कोई रोक टोक नहीं है, तो यहाँ तो भाई कितना भी शुगर डालो, कितना भी ऑयल में पाम ऑयल यूज करो, यहाँ कोई नहीं देखने वाला। तो आपको खुद ये देखना पड़ेगा कि मैं जो चीजें खा रहा हूँ वो आज तो शायद मुझे कुछ अफेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन लॉन्ग टाइम में जब मैं उसको रेगुलर खाऊंगा तो क्या हाल करेगा मेरा। एंड इस चीज के क्या रिजल्ट निकल के आ रहे हैं वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। आप खुद देख सकते हो कि इंडिया में डायबिटीज का जो रेट है वो कितनी तेजी से बढ़ता जा रहा है। टाइप 2 डायबिटीज लोगों के अंदर, पता नहीं कितने लोगों के अंदर हमें डायबिटीज है, उनको पता ही नहीं है। घर घर आपको हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम मिल जाएगी। ओबेसिटी तो इतनी कॉमन हो गई है, मैं आपको बता नहीं सकता भाई। एक और चीज जो बहुत प्रमोट करती है इंडियंस की लाइफस्टाइल को बिगाड़ने में भाई, वो है ओवर ईटिंग। मैंने आपको बोला ना कि जापान में एक प्रिंसिपल फॉलो होता है कि वो अपनी भूख का 80% ही खाते हैं, है ना, पोर्शन कंट्रोल है उनका। पर यहाँ पर डकार आ गई 2-3 बार, तब भी भरे जा रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं, कोई माइंड का मेजरमेंट नहीं कि भाई कब रुकना है खाने पर, कितना भी मीठा जा रहा है, कोई बैलेंस डाइट का तो नाम ही नहीं है। सो दिस इज दी हालत ऑफ इंडिया। तीसरी चीज आती है भाई, इंडियंस की लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी है। सेडेंटरी मतलब ऑल टाइम बैठे रहना, कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं होना, थोड़ा इंडेक्टिव सा रहना। आप खुद ही समझो, अगर आप में से कोई जॉब करने वाला बंदा होगा वो समझ पाएगा कि वो जब जॉब पे जाता है ना, सुबह जल्दी निकलता है, फुर्सत में मुझे नहाना धोना ये करना, जल्दी निकल जाना, है ना, भागते भागते ऑफिस जाना, वहाँ भी स्ट्रेसफुल लाइफ रहती है। 90% लोगों की जॉब स्ट्रेसफुल रहती है, 10% ही जॉब है जो अच्छे कल्चर दे पाती है एम्प्लॉयज को। उसके बाद शाम को आते 6-7 बज जाते हैं। तो इतने में होता है क्या है कि आदमी लगभग अपना टाइम बैठने में निकालता है, फिजिकल मूवमेंट ना के बराबर हो पाता है। जिमिंग स्विमिंग की तो बात ही छोड़ दो। तो कहने का मतलब है इंडिया में वॉकिंग, साइकिलिंग, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा कम हो रही हैं। एंड इसका एक रीजन भी है, क्योंकि इंडिया में ना एक वो चीज बहुत चलती है कि भाई हम साइकिल से क्यों जाएंगे, हम पैदल क्यों जाएंगे, भाई हमारी कोई इज्जत है समाज में, हमारे पास पैसा है, हम गाड़ी से जाएंगे ना, हमारे पास गाड़ी है, मस्त एसी में बैठेंगे और तरीके से जाएंगे, हम क्यों पैदल जाएं। तो ये मेंटलिटी है ना, उनको शायद शॉर्ट टाइम में उनके ईगो को बचा के रख रही हो, लेकिन लॉन्ग टाइम में क्या कर रही है उनको खुद नहीं पता। मैंने तो यार अपनी कॉलोनी में ऐसे लोग देखे हैं जो अपने घर से 100 मीटर दूर उनका मंदिर है, उसमें वो गाड़ी यूज कर रहे हैं, कार से जाते हैं भाई, यस, मंदिर पूजा करने। दूसरा एग्जाम्पल और सुनो, जो मेरे ही एरिया का ही है। लोग सुबह पार्क में आएंगे टहलने के लिए, है ना, एक्सरसाइज करने के लिए, और आते कैसे हैं, मर्सिडीज, ऑडी, BMW और अपनी अपनी गाड़ियों से। मतलब यार आप करने क्या आए हो? आइदर ये बोलो कि यार मैं, खैर मैं कुछ नहीं बोलना चाह रहा चीज के ऊपर, आपको आइडिया लग गया। कुल मिला के भाई बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव लाइफस्टाइल हमारी बन चुकी है, रिलैक्स वाली चीज तो कहीं दिखती नहीं है। तीसरा, जिसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा बात कर चुका हूँ ऑलरेडी भाई, वो है पॉल्यूशन। पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट इंडिया में इतना ज्यादा है कि पूछो मत। अगर मैं एयर पॉल्यूशन की बात करूं तो जो हमारा नॉर्दर्न एरिया है ना, वो तो सबसे ज्यादा हालत खराब हो रही है उस चीज की। अगर आप दिल्ली NCR में रह रहे हो तो आप मान के चलो आप 10 से 12 सिगरेट पर डे की पी रहे हो। आपकी 8 से 10 साल उम्र तो वैसे भी कम हो गई है। क्यों? पॉल्यूशन। अब कोई रूल तो है नहीं हमारे पॉल्यूशन पे, कोई कंट्रोल भी है नहीं है। दूसरा आता है हमारा वाटर इश्यूज। यार लोगों को साफ पानी भी नहीं मिल रहा आजकल। दिल्ली में तो रोज को सुनने को मिलता था कि पानी कैसा आ रहा है नलों में। सैनिटेशन है ही नहीं है बिल्कुल भी, ना कोई वेस्ट मैनेजमेंट है। कूड़ा कहीं भी लिया कहीं पटक दिया, रोड पे, पार्क्स में, कोई न देखने वाला, न कोई बंदा रिस्पॉन्सिबल है। अगर यहाँ कहीं कूड़ा पड़ा होगा तो कोई इतनी हिम्मत नहीं किसी ने उठा के डस्टबिन में डाल दे। उसको लगता है मैं क्यों डालूं, मेरा कूड़ा थोड़ी है, जिसने डाला हुआ तो सोचेगा अपने आप। एंड मैं तो कहता हूँ बहुत ही कम जगह इंडिया में ऐसी हैं जहाँ पर आपको क्लीनिंगनेस देखने को मिलती है, लाइक इंदौर। भाई वहाँ के लोग बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, और नॉट ओनली लोग, वहाँ की गवर्नमेंट भी इस पर अच्छे से काम करती है। तो मैं तो ये बोलना चाहूंगा, ना तो ये सिंपल एक गवर्नमेंट का काम है, ना सिर्फ लोगों का काम है, ये दोनों को मिलके काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये यार हम सब की जिम्मेदारी है ये चीजें बैलेंस करना। एंड नेक्स्ट चीज आती है वीक सोशल सपोर्ट एंड कनेक्शंस। तो इंडिया में आपको डेली डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सुसाइड जैसी न्यूज देखने को मिलती है। क्यों? यार लोग अपनी लाइफ से खुशी नहीं है, कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम आके उनके यहाँ बैठ गई है कि वो एक एक सेकंड पता नहीं कैसे जी रहे हैं। घर घर में कलेश है,
स्ट्रेस है लाइफ में, चाहे वो पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, जगह जगह हाइयर क्राइम रेट्स बढ़ते जा रहे हैं इंडिया में। तो ये क्या ही करेगा, तुम कैसे आज जापान की बराबरी कर सकते हो। एंड यही चीजें हैं। एंड नेक्स्ट चीज आती है भाई इवेंचुअली कि यहाँ पर लो हेल्थ अवेयरनेस है। अगर मैं आपको एक बिस्किट का पैकेट दे दूं या कोई एक प्रोडक्ट दे दूं और बोलूं कि भाई बताओ ये लेवल क्या डिनोट करता है, क्या इंडिकेट करता है, आप कुछ नहीं बता पाओगे। आपको सिंपल वो वेज और नॉन वेज के अलावा कुछ पता नहीं होगा लेवल के बारे में कि कौन सा लेवल टॉक्सिसिटी को डिनोट करता है और इंग्रेडिएंट भी किस तरीके से लिखे जाते हैं, कुछ नहीं पता होगा आपको। आपने बोला भैया अगर चिप्स देना 5 रुपए की, चिप्स ले ली, खा ली, खत्म। ये देखा ही नहीं कि पीछे उसके क्या क्या लिखा रहता है। कभी टाइम हो 5-10 मिनट का तो जरा गौर से पढ़ना, जो आप बिस्किट खा रहे हो, नमकीन खा रहे हो, चिप्स खा रहे हो, पीछे क्या क्या लिखा है उसके ऊपर, आँख खुलेगी आपकी। मतलब हम जो खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं, कोई होश नहीं, बस मिल रहा है, खा रहे हैं बस। तो अगर इस वीडियो के कंक्लूजन की बात करूं तो भाई जो चीज़ें जापान में हो रही हैं वो सेम चीज़ें इंडिया में हो सकती हैं। इंडिया की भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ सकती है लाइक जापान, बट एक रिस्पॉन्सिबल इंडियन की तरह हमें बिहेव करना पड़ेगा, है ना। हमें अवेयर होना पड़ेगा, एजुकेट होना पड़ेगा, हमें रीलर्न करना पड़ेगा चीज़ों को। एंड वो चीज़ें कब हो पाएंगी, जब अच्छी चीज़ों की तरफ आप जाओगे, रील्स को छोड़ के थोड़ा एजुकेट होने की तरफ ध्यान दोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।